देखो मनोहर श्याम जोशी जन्म 9 अगस्त 1933 को, जन्म स्थान है अजमेर, और इसके अलावा 30 मार्च 2006 को उनका निधन हो गया। मैंने ये भी बता दिया था कि जोशी एक प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी विधाओं में वो प्रगाढ़ हैं। तो ये सब चीजें मैंने लिखवा दी थी आपको। अब इनसे जो सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनका सबसे पहले जिक्र करते हैं। सबसे पहले इनके उपन्यास, ठीक है। ये तो है स्थान, ये तो आप सब लिख लिया होगा आपने स्थान। जो कल नहीं जोड़ पाए लास्ट में तो देख लेना। अजमेर, मृत्यु 30 मार्च 2006। मनोहर श्याम जोशी, सबसे पहले उनके उपन्यास का जिक्र करते हैं। उपन्यास कौन से हैं? सबसे पहले उन्हें उनके उपन्यासों का जिक्र कर रहे हैं। और उपन्यासों में उनका जिक्र जब भी होगा तो सबसे महत्वपूर्ण उनका है क्या? क्या पहाड़ी शब्द है, पता ही आपको क्या मतलब होता है? मतलब अलग, अजीब, अजीब। हाँ बिल्कुल, अजीब सा। क्या क्या ही हो गया, ये क्या ही हो हाँ, गया। क्या ही हो गया वाला होता है ना। जो इस रचना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी मिला है। क्या रचना जो है मनोहर श्याम जोशी की, उसके लिए उनको 2005 में साहित्य अकादमी मिला है। अगला जो उपन्यास है वो है कसब। अच्छा, लिखा तो हिंदी में ही हो गए। हाँ हाँ, हिंदी में लिखा है। बस यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है ना, कुमाऊनी, उसके बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। अच्छा। तो सबसे पहले मैं हमने बताया, ये आपको साहित्य, ये एक तरह से कुमाऊनी उपन्यास है। ज्यादातर कुमाऊनी भाषा का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए कुमाऊनी उपन्यास। कुमाऊनी उपन्यास। अगला है कसब। कसब भी बहुत प्रसिद्ध उनका उपन्यास है। एक बार कसब का कैरेक्टर पूछा गया है कि मनोहर श्याम जोशी की किस रचना का पात्र है देवीदत्त तिवारी, बताइए। तो वो कसब का, ठीक। तो इसके चरित्र लिख लीजिए आप। इसके चरित्र पूछे गए हैं पहले। तो एक है देवीदत्त तिवारी, डीडी तिवारी। एक क्या नाम है, मैत्री। मैत्री, वैसे इसका उपनाम बेबी कह के उल्लेखित है यहां पर। उपनाम मतलब संबोधन बेबी नाम से ही होता है। तो ये देवीदत्त तिवारी पहले चरित्र के तौर पर पूछा गया है, ठीक है। ये इस कसब, कसब मतलब भी क्या है पता नहीं। कसब मतलब क्या होता है पता नहीं। कसब भी पहाड़ी लैंग्वेज का ही सब वर्ड है, और कसब का मतलब होता है पता नहीं। तो ये कहानी जो है ना, ये एक प्रेम कहानी है। देवीदत्त तिवारी और मैत्री जिनका नाम है, बेबी उनको खासतौर पर उल्लेखित करके बोला जाता है। तो उन दोनों के बीच देवीदत्त तिवारी जो है एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति है, जो अनाथ है एक तरीके से, और उसका एक संकोची किस्म का व्यक्तित्व है उसका, और साथ साथ वो साहित्य में बहुत ज़्यादा क्या रखता है, इंटरेस्ट रखता है। और इधर मैत्री जो है एक ठीक ठाक परिवार से संबंध रखने वाली। तो उन दोनों की प्रेम कहानी से संबंधित है। देवीदत्त तिवारी का संबंध इसमें गंगोली हाट से दिखाया गया है, गंगोली हाट से। और बेबी इधर कानपुर, इधर इधर की कहीं निवासी हैं। दोनों की मुलाकात अल्मोड़ा में होती है। तो ये इस तरह की कहानी है। कुल मिला के इस कहानी का जो अंतिम जो तथ्य है ना, इसमें दिखाया गया है कि देवीदत्त तिवारी जहां बहुत ज्यादा परिपक्व है, मैच्योर है, वहीं बेबी अभी उम्र में कम भी है। तो उसे प्रेम ऐसी चीजें ज्यादा चीजें समझ नहीं आती है। तो इस तरह की कहानी है। बाकी आप पढ़ेंगे तो उसे समझ में आएगा, बाकी आपको इससे कोई जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये कैरेक्टर पूछा गया था तब मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है। कसब, क्या और क्या क्या है, कुरु सुहा। कुरु स्वाहा। और क्या क्या है देखिए, कुरु स्वाहा। टाटा प्रोफेसर। टाटा प्रोफेसर।
बाय बाय टाटा वाला, हाँ। हमजाद, हमजाद, अगला हरिया हरकुलस की हैरानी, हरक्यूलस, हरकुलिस की हैरानी। अभी तक देखिए क्या 2005 में साहित्य अकादमी कसब बहुत फेमस है, इसका कैरेक्टर पूछा गया देवी दत्त तिवारी, ठीक। तो मैंने फीमेल लीड कैरेक्टर भी लिखा दिया है। कुरकुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, फिर हरिया हरकुलस की हैरानी। अब देखो और क्या क्या है, देखिए बातों बातों में, बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया, मंदिर घाट की पुड़िया, मंदिर घाट की पुड़िया, कौन हूं मैं, अगला कौन हूं मैं। ज्यादातर ना कैरेक्टर जो चरित्र है वो आने के चांस कहां से रहते हैं ना, जो एनसीईआरटी है वहां से, क्योंकि सिलेबस भी वहीं से दिया है तो वहां के पात्र ज्यादा पूछे जाते हैं, अमूमन ये देखा गया है। कौन हूं मैं, और देखिए क्या क्या है। तीसरी ताली, अगला मुन्नी मोबाइल, मुन्नी मोबाइल, बुनियाद, हालांकि बुनियाद उनका धारावाहिक भी रहा है बाद में, दूरदर्शन धारावाहिक, लेकिन पहले उपन्यास था, उसी पर फिर आपने उन्होंने धारावाहिक भी लिखा। कैसे किस्सागो का एक दुर्लभ व्यक्तित्व है, एक अगली रचना, कैसे किस्सागो का एक दुर्लभ व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। तो अभी देखिए पहले ही आप लिख लीजिए फिर समझा। तो ये धारावाहिक क्या होता है? धारावाहिक सीरियल। अब देखो ये आपने लिख लिया होगा, देखो मैं बता रहा हूं एक बार आपको, इनके उपन्यास जो अभी तक है, उपन्यास में क्या 2005 में इसके लिए साहित्य अकादमी, एक कुमाऊनी कुमाऊनी उपन्यास है कसब, ये इनका एक और उपन्यास है, इसके कैरेक्टर पूछे गए हैं, चरित्र देवीदत्त तिवारी और मैत्री, बेबी उपनाम है उसका, उसी नाम से उल्लेखित है ज्यादातर। ये भी एक तरह का कुमाऊनी उपन्यास ही है। कुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, हरिया हरकुलस की हैरानी, बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया, कौन हूं मैं, तीसरी ताली, मुन्नी मोबाइल, बुनियाद और कैसे किस्सागो का एक दुर्लभ व्यक्तित्व है। ये तो हो गए उपन्यास। अब देखिए और क्या क्या चीजें हैं। अब लिखिए प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक, प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक, धारावाहिक मतलब सीरियल, तो बहुतों की रचना की है उन्होंने। कैसे देखिए क्या क्या, हम लोग, हम लोग पूछा गया है, यूके ट्रिपल एससी ने 2008-18 में किसी पेपर में, 2018 में किसी पेपर में पूछा था कि हम लोग उपन्यास जो दूरदर्शन धारावाहिक है वो उसके लेखक कौन थे। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये पूछा गया है 2018 में किसी पेपर में, तो जरूरी नहीं है ये तो लिखना, ये तो मैं वैसे बता दे रहा हूं आपको। हम लोग, और क्या देखिए, बुनियाद, मैंने कहा बुनियाद उपन्यास था, बाद में उसको धारावाहिक रूप भी दिया गया। और क्या क्या देखिए, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी पूछा गया सवाल है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी, ये सवाल पूछा गया है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अगला हमराही, हमराही, अगला कक्का जी कहीन, कक्का जी कहीन,
पत्रकारिता में भी बड़ा योगदान रहा है उनका। अगला यहाँ लिखिए पहले, जमीन आसमान। और अगला गाथा। गाथा ये देख लेंगे आप एक बार। प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक क्या क्या है देखिए, हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो अभी तक पूछे गए हैं देखिए, जो अभी तक पूछे गए हैं, एक तो हम लोग और एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब इसके अलावा फिल्म पटकथा। फिल्म पटकथा मतलब किन किन फिल्मों की पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। फिल्म फिल्म पटकथा देखना, इसमें हे राम, हे राम, अप्पू राजा, अप्पू राजा। अगला पापा कहते हैं, और भ्रष्टाचार। इतने फिल्मों की इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, हे राम, अप्पू राजा, पापा कहते हैं, भ्रष्टाचार। और देखिए क्या है, साक्षात्कार। मतलब इन्होंने, इनका एक इंटरव्यू है जिसके बाद, जिसको इन्होंने बाद में सार्वजनिक कर दिया था, मतलब लिख दिया उसको। तो वो किस नाम से लिखा, तो बातों बातों में। बातों बातों में। बातों बातों में। और देखिए क्या, यात्रा विवरण या यात्रा वृतांत। यात्रा विवरण या यात्रा वृतांत, जो यात्राओं पर लिखे जाते हैं उनको, उनका जिक्र। एक जो मैंने आपको कल भी लिखाया था क्वेश्चन में, वो सवाल 2020 में, किसी 2020 में ही पूछा गया है, ट्रिपल एससी में किसी में, पश्चिमी जर्मनी पर, ये वाला जो मैं बताया था, पश्चिमी जर्मनी पर जो पूछा गया था, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर जो पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला चीन यात्रा। चीन यात्रा पहला, ये दूसरा ये, और तीसरा अब आएगा चीन यात्रा, और तीसरा क्या हाल है चीन के। तो ये यात्रा वृत्तांत है उनके। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, एक उड़ती नजर, ये पूछा गया है। अब देखिए कहानी कौन कौन सी लिखी है उन्होंने, कहानियां कौन कौन सी लिखी हैं। कहानियां कौन कौन सी लिखी हैं, एक तो है, इसमें कहानियां आ रही हैं, कहानियों में एक कहानी लिखी है अब इनकी, 10 प्रतिनिधिक कहानियां। अतुल ये माइक बंद कर दीजिए, आवाज ना वो हो जा रही फिर। 10 प्रतिनिधिक कहानियां। 10 प्रतिनिधिक कहानियां। अगला है पत्र व समाचार। पत्रों का प्रकाशन, किन किन समाचार पत्र व समाचार पत्रों का प्रकाशन किस किस का किया है देखिए, दिनमान का किया है, दिनमान का किया है, और किसका किया है देखिए, नवभारत टाइम्स में भी किया है संपादन। और इसके अलावा साप्ताहिक हिंदुस्तान, इनमें भी, इसमें भी। तो इन तीनों का संपादन किया, ठीक है,
इन तीनों के एडिटर की भूमिका निभाई उन्होंने। दिनमान, नवभारत टाइम्स, साप्ताहिक हिंदुस्तान। और एक चीज थोड़ा सा छूट गया, उसको लिख लीजिए। व्यंग्य भी लिखे उन्होंने, व्यंग्य। एक तो है नेताजी कहीं, नेताजी कहीं 9 है ये, नेताजी कहीं। और एक और है, उस देश का यारो, उस देश का यारो क्या कहना। व्यंग्य किया है अपने देश पर, उस देश का यारो क्या कहना। उस देश का यारो क्या कहना, ठीक है। अब इनकी एक रचना आपको पता है, इनकी जो एक रचना है ना, वो कक्षा 12 में है। और वो कक्षा 12 में कौन सी रचना है इनकी, बताइए। सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग, बिल्कुल। एक इनकी रचना जो है ना, कक्षा 12 में है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा आपको। सिल्वर वेडिंग, एक मिनट। सिल्वर वेडिंग, सबसे पहले तो इसके कैरेक्टर लिख लेते हैं, फिर मैं कहानी आपको बता दूंगा। सिल्वर वेडिंग जो इनकी रचना है, कक्षा 12 में है एनसीईआरटी में। सबसे पहले इसके कैरेक्टर देखिए आप क्या क्या है। इसके कैरेक्टर पूछे गए, चरित्र लिखना है इधर, इधर आप लिख लेना। हाँ, सबसे पहले इसके पात्र लिखिए, पात्र, चरित्र। सिल्वर वेडिंग जो कक्षा 12 में है, इसके पात्रों में देखिए सबसे पहले है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू इनके, अगला क्या नाम है उनका, कृष्णानंद पांडे, किसंदा, कृष्णानंद पांडे। इनको वो क्या 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 संबोधित करते हैं, किसंदा। किसंदा। और कौन कौन कैरेक्टर हैं इसमें, यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण, गिरीश, ये बेटे हैं उनके, ये नहीं आएंगे हालांकि। भूषण, गिरीश, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2 कैरेक्टर। सिल्वर वेडिंग, बताओ सिल्वर सिल्वर जुबली कितने साल मनाई जाती है, इस साल में कितने में, 25 साल में। 25 साल में, बिल्कुल 25 साल में, ठीक है। और देखिए इसमें, और इस कहानी में ना 2 जुमले वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं, 2 जुमले। इस कहानी में 2 जुमले वाक्य प्रयोग किए गए हैं, जुमले वाक्य प्रयोग किए गए हैं। दो जुमले वाक्य कौन कौन से प्रयोग किए हैं बताओ जरा, पढ़ी होगी तो पता होगा आपको, बताइए। 2 जुमले वाक्य कौन कौन से प्रयोग हैं। एक तो हर बात पे क्या कहते हैं, वो जो हुआ होगा, ठीक है। मतलब एक तो ये बहुत फेमस है इसमें, वो खुद नहीं कहते हैं, देखो क्या है, जो हुआ होगा। जब किसनदा की मृत्यु हो जाती है ना, तो गांव वाले के किसी व्यक्ति को फोन लगा के पूछते हैं क्या हुआ किसनदा को ना, तो गांव वाला कहता है कि जो हुआ होगा, मतलब पता नहीं क्या हुआ। और एक और शब्द इसमें, समहाउ इम्प्रॉपर, दूसरा जो ये प्रयोग करते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर। तो ये 2 जुमले वाक्य इसमें खास तौर पर ज्यादातर प्रयोग हुए हैं, बहुत ज्यादा बार प्रयोग हुए हैं। ठीक। तो सिल्वर वेडिंग जो इनकी रचना है, आपको पता है सिल्वर वेडिंग यानी सिल्वर जुबली जो मनाई जाती है, वो 25 विवाह की 25वीं वर्षगांठ में मनाई जाती है। तो एक रचना है सिल्वर वेडिंग किसकी, मनोहर श्याम जोशी की।
मनोहर श्याम जोशी उसमें प्रमुख किरदार पर हैं, यशोधर बाबू या यशोधर पंत जिनको कहा जाता है वो। इसमें कहानी कुछ ऐसी है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता दे रहा हूं, अगर आपने पढ़ी भी होगी तो आपको पता होगा। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो पुरातन सभ्यता या पुरानी धरोहर से जुड़ा हुआ है, यानी वो पुरानी परंपरा पर बहुत ज्यादा गूढ़ भरोसा करता है, एकदम एक पुरानी परंपरा पर ही चलता है और पुरानी परंपरा पर ही भरोसा करता है। तो ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो पुरानी परंपरा पर ही भरोसा करता है और उसी लीक पर चला आ रहा है और जो समाज में नए परिवर्तन है उनको स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति की कहानी है और ऐसे ही व्यक्ति हैं इसमें यशोधर बाबू, जो सरकारी नौकरी के उद्देश्य से जाते हैं दिल्ली, और दिल्ली में उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है कृष्णानंद पांडे, किशनदा जिनका नाम है। उनके यहां जाते हैं। कृष्णानंद पांडे पहले से ही सरकारी नौकरी में होते हैं। अभी यशोधर बाबू इतने बड़े नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि उन्हें सरकारी नौकरी तुरंत दे दी जाए, तो कुछ समय के बाद अपने पास रख लेते हैं कृष्णानंद पांडे, और उनको शिक्षित करने के बाद उनको अपने ही ऑफिस में एक नीचे दर्जे में एक सरकारी नौकरी प्राप्त दे देते हैं। कौन? यशोधर बाबू। तो यशोधर बाबू के जीवन में कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किशनदा ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब जो कृष्णानंद पांडे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी क्या है एकदम से पुरानी व्यवस्था को ही समर्थित हैं। कहने का मतलब है वो पुरानी व्यवस्था को ही मानते हैं, यानी वो पुरानी परंपराओं को ही मानते हैं, और यहां तक कि उन्होंने विवाह तक नहीं किया है, तो समायोजन की कमी है उनमें, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते वो भी। तो इसी तरह के व्यक्तित्व का जो प्रभाव पड़ता है वो यशोधर बाबू को पड़ता है। बाद में जब यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी मिलती है, विवाह और उसके बाद बच्चे, और जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो समस्याएं वहां से आने लगती हैं। अब जब यशोधर बाबू के बच्चे जो है बड़े होने लगते हैं, अब देखो उनके बच्चे क्या हैं। वो यशोधर बाबू जो है जिस सरकारी मुलाजिम है वो वहां जो जॉब करते हैं उन्हें मुश्किल से 500-600 रुपए मिलते हैं उस दौर में। अब उनका देखिए उनके 3 बेटे हैं। एक बेटा उनका क्या है, विज्ञापन कंपनी में काम करता है, वो महीने के 1500 रुपए कमाता है। उन्हें लगता है कि 1500 रुपए कैसे कमा ले रहा है ना, मैं इतने साल से सरकारी नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, मुझे उस समय 600 रुपए मिलते थे, मैं उससे बड़े दर्जे पे हूं, ये एक प्राइवेट एक विज्ञापन कंपनी में जॉब करता है, इससे 1500 रुपए कैसे मिल जाते हैं। तो देखो समाज के प्रति कम जागरूकता यानी आधुनिकता की कमी उनमें, ये सब चीजें कहेंगे आप। दूसरा, एक बेटा है उनका जो आईएएस की तैयारी करता है, एक बेटा स्कॉलरशिप उसे मिली हुई है, वो बाहर शिक्षा लेने अमेरिका गया हुआ है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है जो परिवार है उसमें ठीक ठाक शिक्षित माहौल है, लेकिन यशोधर बाबू जो है वहां पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनके जो बेटे और जो उनके पुत्र बेटी भी है, उनके बेटे बेटी और उनकी जो पत्नी है वो उनके कहे अनुसार चले। लेकिन आपको पता है कि समय की मांग होती है, कि समय की जो मांग है कि समय के साथ आदमी में परिवर्तन आना लाजमी है, उसे परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है, तभी वो समाज से 2 कदम मिलाकर चल सकता है। नहीं तो ये समस्याएं जैसे यशोधर बाबू वाली समस्याएं हैं वही उनके साथ भी आते हैं। एक कहानी इसमें ऐसी है कि यशोधर बाबू के 25वीं सालगिरह है, यानी सिल्वर वेडिंग है, तो उस दौरान उनके ऑफिस के कुछ सदस्यों को भी पता चल जाता है कि 25वीं वर्षगांठ है। तो जब उनके ऑफिस के सदस्य उनको कहते हैं, बधाई देते हैं, ठीक है, तो पार्टी देने के लिए कहते हैं, तो यशोधर बाबू अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालते हैं और कह देते हैं कि ये है देखिए पार्टी, और वो कहते हैं कि मैं ये अंग्रेजी सभ्यता वाली चीजों को नहीं मानता, ठीक है, तो ऐसी चीजें जो एनिवर्सरी हैं इन सब चीजों को नहीं मानता। ठीक, जब वो वापस लौटते हैं तो घर में देखते हैं कि एक पार्टी का माहौल है, वो लेट हो जाती है उनको, तो पार्टी का माहौल है, और इसी दौरान जब वो घर पहुंचते हैं तो पार्टी लगभग समापन की ओर है। उनके बेटे जो हैं तमाम जो वहां आए थे उनको विदा कर रहे हैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो बताते हैं, उनके पुत्र बताते हैं कि पार्टी तो समाप्त हो गई, आप बहुत लेट कर दिए। अब जब पार्टी समाप्त हो गई है तो उस दौरान वो उपहारों को देख रहे हैं, जो उनको उपहार मिले हुए हैं ना, हालांकि वो खुद तो नहीं थे उस दौरान, लेकिन जो उपहार गिफ्ट मिले हुए थे उनको देख रहे हैं। तो उनका बड़ा बेटा उनको उपहार खोलते हुए दिखाता है, देखिए ये आपके लिए एक रेशमी पूरा एक तरीके से एक मफलर मिला हुआ है, जिसे आप सुबह ओढ़ करके इस सर्दी में आप क्या है दूध लेने जाएंगे, इस तरीके से। तो एक मन तो देखो, व्यक्ति देखो कैसा है, व्यक्ति कितना मौका परस्त होता है ना, और पुरानी विचारधारा से नई विचारधारा में उसको ढलने में कितनी समस्याएं हैं। वो तमाम गिफ्ट जो देख रहे हैं तो मन ही मन उनकी बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है कि मेरे लिए इतने ज्यादा नए गिफ्ट आए हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी गलत लग रहा है कि इस तरह के जो ये तमाम तरह के जो इस तरह के किए जाते हैं, तो ये उन्होंने जो एनिवर्सरी मनाई 25वीं वर्षगांठ पर, ये सब चीज़ की क्या जरूरत है, ये सब चोचले हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन साथ साथ वो क्या है, इन जो तमाम गिफ्ट हैं इनसे क्या हो रहे हैं, वो खुश भी हो रहे हैं।
तो इस तरह कुल मिला के इतना है, कैरेक्टर यशोधर बाबू का ऐसा है जो समाज के साथ समायोजन एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। वो अपनी पुरानी परंपरागत रीति रिवाजों को ही लगातार तवज्जो देता जा रहा है, उनको महत्व दिया जा रहा है, लेकिन आधुनिकता को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, और इस तरह से वो अपने परिवार में समायोजन नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। ये कहानी ये है, ठीक है। अब जो वन लाइनर जो सवाल है इनसे, वो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। लिखिए इसमें, जोशी जी ने, अगला पॉइंट लिखिए, जोशी जी ने जोशी जी ने जोशी जी ने टेलीविजन में धारावाहिकों की शुरुआत कराई थी। टेलीविजन में धारावाहिक मतलब सीरियल, धारावाहिकों की शुरुआत करवाई थी। शुरुआत करवाई थी। सर ये पूरे इंडिया के है क्या? कौन? हाँ, पूरे भारत के सेंस में, खासतौर उत्तर भारत की बात हो रही है, ठीक ठीक है। इसीलिए इन्हें इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है। इसलिए इसे इन्हें भारतीय सोप ओपेरा सोप ओपेरा मतलब धारावाहिक ही होता है। डेली सोप से मतलब है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इन्हें भारतीय सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है। भारतीय सोप ओपेरा का जनक कहा जाता है। और क्या क्या वन लाइनर है इसमें देखिए। तो पहला धारावाहिक इनका कौन सा था? हम लोग, यहीं पर लिख भी लो, पहला धारावाहिक इनका जो है ना, हम लोग है, 1982 में आया था जो, ठीक है। तो ये तो धारावाहिक हो गया। और देखिए क्या है, जोशी जी की पहली कहानी जोशी जी की पहली कहानी जोशी जी की पहली कहानी नीली ऑस्ट्रिन नीली ऑस्ट्रिन 18 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई थी। अठारह वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई थी। और क्या क्या चीजें वन लाइनर में देखिए। जोशी जी जोशी जी ने अमृतलाल नागर साहित्यकार हैं, तथा अज्ञेय के सानिध्य में, अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जोशी जी ने अमृतलाल नागर तथा अज्ञेय के सानिध्य में, सानिध्य मतलब उनके साथ, सानिध्य में पत्रकारिता में विशिष्टता प्राप्त की। पत्रकारिता में विशिष्टता प्राप्त की, मतलब अमृतलाल नागर और अज्ञेय के साथ रहकर उन्होंने पत्रकारिता के तमाम गुण सीखे, कहने का मतलब यह है। और हाँ, और क्या क्या वन लाइनर में है देखिए इनसे सवाल। कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा इनका व्यंग्य उपन्यास है।
इनका व्यंग्य उपन्यास है। उपन्यास तो है लेकिन व्यंग्य है, इनका व्यंग्य उपन्यास है। जिनसे उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, जिससे उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, फेमस हुए मतलब, जिनसे उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली।